नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुणाल। स्वागत है आप सभी का जीएस विजन इस यूट्यूब चैनल, और जो लोग कोहली क्लासेस पे देख रहे हैं उनका भी स्वागत है। चलिए, जो लोग दोनों पे देख ले दोनों का स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत में प्रमुख गवर्नर जनरल और वायसरॉय, इससे संबंधित थ्योरी रहेगा। इसका जो फॉर्मेट कैसे हम लोग करते हैं, तो इसका अगर आप लोग देख रहे होंगे तो आपको पता होगा। इसका जो फॉर्मेट है हम लोग का इस रिवीजन मोड क्लास का, इसमें हम लोग सबसे पहले थ्योरी देखते हैं लाइन बाय लाइन पढ़ के, फिर हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए, ऐसे कि ये बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसका चैप्टर काफ़ी लंबा है, तो इसलिए हम लोग आज सिर्फ देखेंगे क्या थ्योरी पोर्शन चलेगा। लगभग इसे 3 से 4 पार्ट में से हम लोग कंप्लीट करेंगे, ये गवर्नर जनरल और वायसरॉय को। तो चलिए शुरू करते हैं। गवर्नर जनरल और वायसरॉय। चलिए, जो लोग नए होंगे इस चैनल पर जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जरूर शेयर कीजिए। तो देखिए, गवर्नर जनरल और वायसरॉय 1757 से लेकर 1950 तक इसमें दिया गया। तो देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र बहुत अधिक विस्तारित हो गया, तब लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ कंट्रोल डायरेक्टर ने क्या किया, भारत में प्रशासन करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति किया। क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ व्यापार करने के लिए आया तो उसको क्या कमांड करने के लिए फिर एक पद का निर्माण किया गया था, वही गवर्नर बनेगा, फिर आगे जाकर गवर्नर जनरल हो जाएगा, फिर बाद में वायसरॉय हो जाएगा। तो देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र बहुत अधिक विस्तारित हो गया, तब लंदन में स्थित, कहाँ, तो लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ कंट्रोल अर्थात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने भारत में प्रशासन करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति किया, जिसको गवर्नर कहा गया, और यह बंगाल में सर्वप्रथम नियुक्त हुआ, क्योंकि तीन प्रेसिडेंसी था। कौन कौन सा? बंगाल, मद्रास और मुंबई। तो तीनों प्रेसिडेंसी में बंगाल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अगर आप लोग यूरोपीय कंपनी का आगमन देखेंगे तो उसमें हम लोग बात किए थे प्रेसिडेंसी के बारे में तीनों। तो चलिए, तो कहाँ नियुक्ति हुआ? बंगाल में गवर्नर का नियुक्ति होता है। और देखिए, 1773 के अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और 1833 के अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। हम लोग पढ़ेंगे इसे आगे। और 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसरॉय बना देता है। इसमें कब? जब कंपनी को जो अधिकार है पूरा तरीके से क्या उसका अधिकार को समाप्त कर देता है ब्रिटिश राजा अर्थात महाराजा महारानी जो भी उस समय उसके द्वारा, और वो बंगाल के क्या बंगाल अब देखा जाए तो भारत का वायसरॉय बन जाता है। कब? 1858 से। चलिए आगे देखते हैं। और जब गवर्नर जनरल कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होता था, तब उसे गवर्नर जनरल कहा गया, अर्थात भारत में हुआ गवर्नर जनरल के रूप में शासन करता था। लेकिन वही व्यक्ति ब्रिटिश संसद के प्रति या व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता था, तब उसको वायसरॉय कहा जाता। तो वायसरॉय को गवर्नर जनरल भी कहा जाता था और वायसरॉय को कहा जाता, उसके अलग अलग जगह पे अनुसार देखा। जब वो गवर्नर जनरल कब कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होता था, तब वो गवर्नर जनरल कहलाता था। लेकिन जब वही व्यक्ति क्या ब्रिटिश संसद के प्रति जब उत्तरदायी होता था, उसका क्या हो जाता था? वो वायसरॉय कहलाता था। अब देखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना था? तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था वो लॉर्ड क्लाइव था, जिसको रॉबर्ट क्लाइव भी कहा जाता है। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर हो गया लॉर्ड क्लाइव, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वैरन हेस्टिंग। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, और भारत के प्रथम वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग हुए। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल अर्थात वायसरॉय लॉर्ड लुई माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल अर्थात वायसरॉय सी राजगोपालचारी हो गया। सी राजा गोपालचारी हो गया। और इसका क्या हो जाएगा? क्या, एक मिनट, स्वतंत्र भारत पूछ रहा, हाँ देखिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय पूछा गया, तो ये कौन हो जाएगा? सी राजगोपालचारी हो गया। आप लोग जानते होंगे इसे, ये सारा फैक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, बंगाल के गवर्नर, चलिए हम लोग शुरू करते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल से देखना।
तो देखिए सारा फैक्ट है, एक एक करके आप लोग जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसी को कवर किया गया है। आप लोग आराम से ध्यान से सुनिए, फिर जब हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे तो उस समय हो जाएगा बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का स्वरूप जब व्यापारिक से राजनीतिक हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्वरूप जब व्यापारिक से राजनीतिक हुआ और इनके क्षेत्र का विस्तार हुआ, तब बंगाल के क्षेत्र में गवर्नर से एक अधिकारी की नियुक्ति किया गया। इनका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित दिया गया है। देखिए तो गवर्नर कौन कौन है, तो देखिए सबसे पहले कौन, लॉर्ड क्लाइव। कब, 1757 से लेकर 1760। आप लोग एकदम सबको पूरा डट जाइएगा, इसका सारा टाइम पीरियड, गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय को एक जगह सारा लिख कर। तो देखिए लॉर्ड क्लाइव कब, 1757 1760, तो फिर दोबारा आएगा। देखिए हालबेल 1760 में, बेंसीटाट 1760 से 1765, लॉर्ड क्लाइव फिर आता दोबारा बन के यही 1765 से 1767, जिसमें इलाहाबाद की संधि होता है, और वलसाठ 1767 से 1769, तो ये 69 है, और काटियार 1769 से 1772, और वारेन हेस्टिंग 1772 से 1750। ये सब कौन था, बंगाल का गवर्नर। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, जो बंगाल का प्रथम गवर्नर था। देखिए 1757 से 1760 इसका कार्यकाल रहा फर्स्ट पीरियड में। तो देखिए यह बंगाल का प्रथम गवर्नर था, यह भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था। तो रॉबर्ट क्लाइव कौन था, ये देखिए बंगाल का प्रथम गवर्नर था और साथ ही साथ क्या, ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक भी था यह भारत में, और इसने भारत अर्थात बंगाल में राजनीतिक सत्ता को स्थापित किया था। लॉर्ड क्लाइव सर्वप्रथम ब्रिटिश सेना में रसोइया के रूप में क्या शामिल हुआ था और अपनी योग्यता के बल पर सेनापति बन गया। मद्रास में इसकी नियुक्ति हुआ तथा कर्नाटक की राजधानी अरकाट पर अधिकार करके इसने अपनी योग्यता को साबित किया था। तो एक छोटा सा देखा जाए तो व्यक्ति था, छोटा सा पद से लेकर एक बड़ा पद तक किया था कौन, लॉर्ड क्लाइव। और अक्सर इतिहास में आप लोग ने देखा होगा या पढ़ोगे जितना भी, और जो भी महान कोई भी कार्य किया, महान इसको महान क्या बोले, तो जो भी आउटस्टैंडिंग कार्य किया तो वो नीचे से लोग आता है, अक्सर जो नीचे ग्राउंड लेवल से जो लोग होता है वही आके बड़ा से बड़ा पद पे आता है, ये इतिहास सिखाता है। तो देखिए रॉबर्ट क्लाइव क्या एक रसोइया के रूप में आज शामिल होता है सेना में, और अपनी योग्यता के बल पर एक क्या गवर्नर देखा जाए तो गवर्नर बन जाता है, बहुत बड़ा इसका ओहदा रहता है उस समय, और अधिकारी करके इसने अपनी योग्यता को साबित किया था। कि देखिए कर्नाटक की राजधानी अरकट पर अधिकार करके इसने अपनी योग्यता को साबित किया था, किसने, लॉर्ड क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव ने। और इसने 1757 में पलासी का युद्ध, और इसने 1757 में पलासी का युद्ध और 1769 में बेदरा का युद्ध जो डच को हराया था। देखिए 1757 पलासी का युद्ध और 1769 में, सॉरी 69 ने 59 होगा, 59 में बेदरा का युद्ध का नेतृत्व किया था, किसने, लॉर्ड क्लाइव ने। और इसे स्वर्ग से उत्पन्न गवर्नर कहा गया था। तो लॉर्ड क्या, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में यह क्या कहा जाता है कि यह स्वर्ग से उत्पन्न क्या गवर्नर था, और इसने भारत में ब्रिटिश प्रभु सत्ता को स्थापित किया था, जिसे 1947 में क्या मुक्ति मिला। जो शुरुआत किया गया था तो देखा जाए तो यहीं से हुआ था, और कब मुक्ति मिलेगा, 1947 में। अब जो नेक्स्ट गवर्नर आएगा उससे संबंधित हम लोग देखेंगे दो चार बात जो पॉइंट दिया गया है इसमें। हालबेल 1760, तो यह अस्थायी गवर्नर था और यह एकमात्र व्यक्ति है जिन्होंने ब्लैक होल की घटना के बारे में उल्लेख किया। ब्लैक होल की घटना, सिराजुद्दौला क्या किया था, सभी को एक कोठरी में बंद कर दिया था, पिछले क्लास हम लोग देखे थे। लगभग 146 को पकड़ के एक काल कोठरी में डाल दिया, सब मर जाता है, उसमें कितना बचता है, 23। वेंसीटाट, तो जो नेक्स्ट आएगा गवर्नर ये वेंसीटाट है, इसका कार्यकाल कब रहेगा, 1760 से लेकर 1765, और इसके समय में 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, किसके समय में, वेंसीटाट के समय में। और नेक्स्ट गवर्नर जो आएगा लॉर्ड क्लाइव फिर आएगा। क्यों बुलाया जाता है, क्योंकि देखिए इलाहाबाद का जब संधि होता है उसमें इसको फिर से बुलाया जाता है। तो यह प्रथम व्यक्ति है
जिसको दोबारा गवर्नर बनाकर भेजा गया। इसने 1765 में शाह आलम द्वितीय के साथ और शुजा उदौला के साथ इलाहाबाद की संधि संपन्न किया था। जो दो संधि होता था, इलाहाबाद की संधि, दो संधि हुआ था। कौन कौन सा? प्रथम संधि किसके द्वारा किसके साथ हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के साथ, मुगल शासक। और शुजा उदौला जो बंगाल के नवाब था, अवध के जो नवाब था उसके साथ हुआ था इलाहाबाद की संधि। और क्लाइव ने मोहम्मद रजा खान को बंगाल या मुर्शिदाबाद का तथा राजा सिताब राय को बिहार का उप दीवान नियुक्त किया। तो देखिए, तो रॉबर्ट क्लाइव जो दोबारा आता है बनकर गवर्नर, यह क्या करता? 1765 में शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद के प्रथम संधि करता और शुजा उदौला के साथ भी दूसरा संधि करता इलाहाबाद की संधि। और फिर क्या करता है इसने? ये देखो, मोहम्मद रजा खां को क्या बंगाल का या अर्थात मुर्शिदाबाद का तथा राजा सिताब राय को बिहार का उप दीवान नियुक्त करता है। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। और देखिए द्वैध शासन इसी समय शुरू होगा। तो देखिए द्वैध शासन 1767-1772 रहता है। तो देखिए द्वैध शासन अर्थात दीवानी और निजामत का अधिकार अंग्रेजों के पास सुरक्षित हो जाना, और निजामत अर्थात रक्षा से संबंधित मामला और विदेश विभाग से संबंधित प्रशासन को इसके अंतर्गत शामिल किया गया। निजामत का क्या है? निजामत का अंतर्गत क्या है? ये निजामत अधिकार यह है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया? देखिए रक्षा से संबंधित मामला और विदेश विभाग से संबंधित प्रशासन को इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। दीवानी भी मिला गया किसे? इस समय मिल गया था दीवानी का अधिकार बंगाल, उड़ीसा और क्या बिहार, 3 जगह इसको दीवानी अधिकार मिल गया था इलाहाबाद की संधि के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। और बंगाल में द्वैध शासन को लॉर्ड क्लाइव ने लागू किया था। तो लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन को लागू किया था, लेकिन वारेन हेस्टिंग ने 1772 में द्वैध शासन को समाप्त कर देता है। तो द्वैध शासन शुरू किया कौन किया था? लॉर्ड क्लाइव। और समाप्त कौन कर दिया? वारेन हेस्टिंग 1772 में। और 1919 में, तो देखिए 1919 में क्या होगा? 1919 के अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम प्रांतों में द्वैध शासन को लाया गया था। जब हम लोग पॉलिटी देखेंगे तो पॉलिटी में 1919 का जो अधिनियम आता है उसमें प्रांत में लाया जाता है क्या? द्वैध शासन। क्या जब प्रांत को क्या किया जाता है? केंद्रीय विषय को अलग किया जाता है, प्रांतीय विषय को अलग किया जाता है, और प्रांतीय में डिवाइड कर दिया जाता है, एक आरक्षित विषय, एक हस्तांतरित विषय। तो वही द्वैध शासन कब? 1919 में। इसको भी समाप्त कर देगा कब? तो देखिए 1935 में क्या करेगा? 1935 में जो प्रांत में द्वैध शासन शुरू किया गया था उसको समाप्त करके अब केंद्र में लगा देगा द्वैध शासन। तो 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों का द्वैध शासन को समाप्त किया गया और 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन को लाया गया। चलिए ये 1-2 पॉइंट था। अब नेक्स्ट जो आएगा गवर्नर वलसाड 1767 से लेकर 1769, इसके समय में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध संपन्न हुआ था। तो वलसाड के समय प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। हम लोग मराठा आंग्ल मैसूर देखे थे, टीपू सुल्तान हैदर अली, इस तरह हम लोग उसमें देखे थे, आप लोग देख लीजिएगा वो वीडियो। तो चलिए काटियार, फिर नेक्स्ट जो आएगा गवर्नर वो आएगा काटियार 1769 से 1772। और इसके समय में एकदम डेट ये जो याद रखिएगा, एकदम ईयर सभी का एकदम एक जगह लिख सभी का। तो देखिए काटियार 1769 से लेकर 1772, इसके समय में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। तो इसके समय में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ गया और सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का राहत कार्य संपन्न नहीं किया गया था। परिणाम स्वरूप आलोचना होने लगा, इसलिए इसको क्या करेगा? वापस बुला लेगा काटियार को और वारेन हेस्टिंग को गवर्नर बनाकर फिर भेज देगा। तो देखिए बंगाल के गवर्नर जनरल, अब क्या है बंगाल का अभ्यास, जो वारेन हेस्टिंग है ये बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाएगा, पहले गवर्नर अब गवर्नर जनरल। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद ब्रिटेन के व्यापारियों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद ब्रिटेन के व्यापारियों ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। यह दबाव ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने से था। परिणाम स्वरूप ब्रिटेन की सरकार ने एक अधिनियम 1773 में पारित किया। तो क्या किया गया? जो ईस्ट इंडिया कंपनी था यहाँ व्यापार कर रहा था, फिर धीरे धीरे जो उसका व्यापारी लोग था वो क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी में चाह रहा था उस पर क्या थोड़ा नियंत्रण किया जाए, इसलिए वो दबाव बनाया ब्रिटेन के सरकार के ऊपर। और तब जाके क्या करता ब्रिटिश के द्वारा, जो ब्रिटिश संसद के द्वारा ये पारित किया, एक अधिनियम पारित किया जाता है
और 1773 में एक अधिनियम पारित किया जाता और इसी अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल अर्थात महाराज्यपाल बना दिया गया और इसके अंतर्गत पद वृद्धि के साथ साथ अधिकार एवं कार्य में भी वृद्धि किया गया। और महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल कौन है देखते हैं। तो देखिए जो प्रथम गवर्नर जनरल बनेगा बंगाल का, देखिए यह होगा बैरन हेस्टिंग 1772 से लेकर 1785, फिर मैकफर्शन 1785 से 1786, फिर लॉर्ड कर्नवालिस 1786 से लेकर 1793 और फिर नेक्स्ट सर जॉन सोर 1793 से लेकर 1798 और फिर नेक्स्ट लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से लेकर 1805 और नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल होगा लॉर्ड कर्नवालिस, फिर 1805 में आता है, इसका मृत्यु भी हो जाता है 1805 में भारत में। फिर जो नेक्स्ट आएगा सर जॉर्ज वार्लो 1805 से लेकर 1807, लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से लेकर 1813, लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से लेकर 1813, इसी समय में देखेंगे इंपॉर्टेंट जो घटना होगा। तो देखिए लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से लेकर 1823 और लॉर्ड हेमहर्स्ट 1823 से लेकर 1828 और लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से लेकर 1835। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो ये सब कौन है? ये बंगाल के गवर्नर जनरल हो गए। अब फिर क्या हो जाएगा देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल होगा और भारत का प्रथम क्या बन जाएगा, ये वायसरॉय बनेगा, भारत का प्रथम गवर्नर बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे वैरन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनेगा। तो वैरन हेस्टिंग 1772 से लेकर 1750, यह 1773 के अधिनियम के द्वारा 1774 में बंगाल के गवर्नर से गवर्नर जनरल बन और इन्होंने सभी क्षेत्रों में कार्य को संपन्न किया। तो देखिए प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत इसने क्या क्या किया वो देखते हैं। तो इसने प्रशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया जिसका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित दिया गया है। तो यह बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने बंगाल में द्वैत शासन 1772 में समाप्त कर दिया गया, जो लॉर्ड किसके द्वारा, लॉर्ड क्लाइव द्वारा शुरू किया गया था बंगाल में द्वैत शासन। और इसने अवध को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा प्रकोष्ठा की नीति अर्थात घेरी की नीति या रिंग फेंस की नीति को लागू किया था। तो रिंग फेंस की नीति के बारे में क्या होता है जानते हैं थोड़ा सा। देखिए तो एक बफर स्टेट का इसमें क्या है किया गया है परिकल्पना, जिसके अंदर ये होता है कोई भी एक महत्वपूर्ण या पावरफुल जो होता है और सरकार बोले तो कोई राजा महाराजा या जो शासक वो नहीं चाहता किसी अन्य पावरफुल शासक के साथ इसका क्या बॉर्डर सीमा टच हो। तो इसके बीच में चाहता है कोई एक ऐसा स्टेट हो, एक बफर स्टेट हो जो डायरेक्ट इसके बीच क्या इसके बीच में रहे दोनों के बीच में, और ये अपना सेना यहाँ पे रखेगा। इनडायरेक्ट रूप से देखा जाए तो ये अपना सेना यहाँ पे रखेगा, लेकिन ये कहने को रहेगा इसका सेना, लेकिन है तो यहाँ इसका ना सपोर्ट में। ये खर्च किसके खर्च पे, ये खर्च रहेगा जो बफर स्टेट रहेगा बीच में उसी के खर्च पे। तो यही क्या है रिंग फेंस की नीति है, मतलब नहीं डायरेक्ट नहीं क्या किसी पावरफुल स्टेट के साथ साम्राज्य के साथ नहीं टच करके क्या एक बफर स्टेट के बीच क्या उसके बीच एक रहे और इसका सपोर्ट में किसको मिले, इस स्टेट को मिले। तो यही होता है रिंग फेंस की नीति। चलिए आगे बढ़ेंगे। रिंग फेंस की नीति को लागू किया था और इलाहाबाद की संधि टूटने के बाद इसने शाह आलम द्वितीय से करा एवं इलाहाबाद का क्या क्षेत्र वापस लेकर अवध के हाथ 50 लाख रुपए में बेच दिया और साथ ही मुगल बादशाह की 26 लाख रुपए पेंशन को भी समाप्त कर दिया गया। जब इलाहाबाद का संधि होता था प्रथम क्या उसमें मुगल को 26 लाख पेंशन दिया गया था वार्षिक, और करा एवं इलाहाबाद का क्षेत्र किसे अवध के नवाब से लेकर इसको दे देता है, लेकिन फिर बाद में क्या होता है इसको फिर वापस उल्टा ही फिर ये उसी विरुद्ध बेच देगा। पहले क्या किया था देखिए इलाहाबाद की संधि पहले तो ये अवध के नवाब से क्या 50 लाख रुपए हर्जाना भी ले लिया था। युद्ध जो हुआ था उसके तहत बक्सर की युद्ध 1764 में जो तीनों को हराया था, और इसमें क्या किया था कि उसे हर्जाना युद्ध के क्षतिपूर्ति के लिए उससे 50 लाख रुपया भी लिया
और करा एवं इलाहाबाद के क्षेत्र लेकर मुगल शासक को दे दिया, मुगल शाह आलम द्वितीय को। लेकिन जब इलाहाबाद की संधि टूट जाता है, इसके अनुसार क्या करता है, उल्टा इलाहाबाद की सब क्या करता है, इलाहाबाद और करा के क्षेत्र भी ले लेता है, ऊपर से 50 लाख रुपया फिर लेके क्या कर देगा, वो क्षेत्र दे देगा, किसको, नवाब को दे देगा, अवध के नवाब। अवध के जो शासक था उसमें उसको दे दिया, नवाब तो बंगाल का होगा जिधर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक कार्य की इसने क्या क्या किया। तो देखिए सामाजिक कार्य में इस क्षेत्र में भी इसने कार्य किया। जैसे 1781 में मुस्लिम लड़कियों के लिए एक मदरसा को स्थापित किया था। 1781 में एक क्या मदरसा का स्थापना किया गया था, किसके लिए, मुस्लिम लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए। और इसके समय में मनुस्मृति, भागवत गीता और अभिज्ञान शकुंतलम आदि ग्रंथ का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया था। तो इसी के समय में किया गया था, किसे, बैरन हेस्टिंग के समय में। किसका किसका, देखिए मनुस्मृति, भागवत गीता, अभिज्ञान शकुंतलम जो कालिदास की रचना है, और आदि ग्रंथ का क्या अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया था। तो देखिए विलियम विल्किंस ने इसके आदेश पर मनुस्मृति का अंग्रेजी भाषा में अ कोड ऑफ जेंटू लॉ से अनुवाद किया। कौन, विलियम विल्किंस ने। किसका, मनुस्मृति का। तो मनुस्मृति एक ऐसा मतलब लिखा गया था जो मनुष्य द्वारा कहा जाता, कोई ऋषि मुनि था उसके द्वारा, मतलब उसमें इतना भयंकर बात लिखा गया कि पढ़ लोगे तो खून खौल जाएगा। महिला एकदम बुरा स्थिति के बारे में चर्चा किया गया, शूद्र वगैरह जो उसके बारे में बहुत स्थिति बहुत खराब चर्चा किया गया। तो वो काफ़ी फालतू किताब है। चलिए और देखिए भागवत गीता सबसे शानदार, भागवत गीता पढ़िए। और अभिज्ञान शकुंतलम और आदि ग्रंथ को हम लोग जब सिख पढ़े थे, सिख आंदोलन में देखे थे आदि ग्रंथ के बारे में, और अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद किया था। और विलियम विल्किंस ने इसके आदेश पर मनुस्मृति का अंग्रेजी भाषा में किया था और इसे कोड ऑफ जेंटू लॉ के नाम दिया गया था। और देखिए 1784 में सर विलियम जोन्स ने द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल अर्थात कलकत्ता की स्थापना किया था। और 1784 में सर विलियम जोन्स ने द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कहाँ, कलकत्ता में किया था। अब देखेंगे हम लोग आर्थिक सुधार इसने क्या क्या किया, बैरन हेस्टिंग। तो देखिए आर्थिक सुधार में आ जाएगा, इसने आर्थिक क्षेत्र में भी सुधार कार्य किया था और राजकोष को बढ़ाने के साथ साथ पूर्ण रूप से आर्थिक नियंत्रण भी स्थापित किया। अब पटना, हुगली, मुर्शिदाबाद और ढाका और कलकत्ता से कर वसूल किए जाने लगा। इसने 1774 में कोलकाता में एक राजस्व विभाग को भी स्थापित कर दिया था। तो 1774 में एक राजस्व विभाग का स्थापना किया था, किसके द्वारा, बैरन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। और देखिए अन्य कार्य में जैसे हो गया कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो उसके द्वारा कार्य किया गया था, इसने अवध के बेगम को धन देने के लिए प्रताड़ित किया था, जिसके लिए आलोचना किया गया। और इसने बंगाल के ब्राह्मण नंद कुमार को झूठे मुकदमे में फंसाकर फांसी की सजा दिलाया था, जिसके लिए इसे काफ़ी आलोचना झेलना पड़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसी समय में आया था बैरन हेस्टिंग के समय में रेगुलेटिंग एक्ट। तो देखिए ब्रिटिश संसद में यह अधिनियम पारित हुआ जो 1774 में पूर्ण रूप से लागू हुआ। इसका मुख्य प्रावधान निम्नलिखित है। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसे देखते हैं। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, पहला किया गया ये प्रावधान। दूसरा, इस अधिनियम के द्वारा मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया। देखा जाए तो यहाँ सब शुरू हो जाएगा क्या, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति यहाँ शुरू हो जाएगा। जो आगे चलेगा फिर इसको डिसेंट्रलाइज किया जाएगा 1861 में। तो देखिए इस अधिनियम के द्वारा मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया। गवर्नर जनरल को सहयोग देने के लिए, तो गवर्नर जनरल को सहयोग देने के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। तो एक कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया 4 सदस्य। और इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया।
और इस न्यायालय के अंतर्गत 3 प्रेसिडेंसी को अधिकार क्षेत्र में लाया गया और एलिजा इम्फे को प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। तो 1773 का अनुसार 1774 में क्या बंगाल में एक उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय का। और देखिए इसका कौन था मुख्य न्यायाधीश, सर एलिजा इम्फे, और 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। देखिए पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ब्रिटेन में सरकार बदलने के कारण 1784 में ये लाया गया था पिट्स इंडिया। जैसे ही ब्रिटेन में क्या सत्ता वहाँ परिवर्तन होता है वहाँ पे, और इसी के द्वारा क्या लाया जाता है, पिट्स इंडिया एक्ट लाया जाता है 1784 में, जिसका मुख्य प्रावधान निम्नलिखित है। तो देखिए इसका क्या क्या प्रावधान है पिट्स इंडिया का। तो देखिए इस अधिनियम के द्वारा कार्यकारिणी परिषद के, जो कार्यकारिणी परिषद है उसका संख्या क्या कर देता, 4 से घटाकर 3 कर दिया था। जो पहले 3 था 1773 में, उसको 4 था, उसको अब 3 कर दिया गया, 1 माइनस हो गया यहाँ पे आते आते। और इस अधिनियम के द्वारा बम्बई और मद्रास, और इस अधिनियम के द्वारा बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को पूर्ण रूप से बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। अब पूरा जो भी नियम कानून बनाएगा अब इसको कौन, बंगाल का जो गवर्नर है उसी के पास पावर था। ज़्यादा पावर किसको मिल गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को। मद्रास और जो मुंबई के प्रेसिडेंसी किसको अधीन कर दिया गया, तो बंगाल के अधीन कर दिया गया, गवर्नर जनरल का अधीन कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल। चलिए आगे देखते हैं। इस अधिनियम के द्वारा 6 कमिश्नरों की एक बोर्ड का गठन किया गया, और पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या किया गया, एक 6 सदस्यीय क्या कमिश्नरों की एक बोर्ड का स्थापना किया गया, और संपूर्ण अधिकार इन लोगों को दे दिया गया। इसी के विरोध में बैरन हेस्टिंग ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। सब पावर इसको मिल गया। आप देखिए ब्रिटेन वापस जाने पर, जब ब्रिटेन वापस जाता है बैरन हेस्टिंग जाने पर, विरोध दल के नेता, जो उसका विरोधी दल के नेता है लॉर्ड वर्क ने ब्रिटिश संसद में इन पर महाभियोग लाया, इम्पीचमेंट लाया। अंततः बैरन हेस्टिंग को वरी करते हुए मान की तलवार से सम्मानित कर दिया गया। देखा जाए तो वहाँ पे क्या, वहाँ तो देखिए ये लोग अपने यहाँ क्या कर रहा था, हम लोग के यहाँ तो ये गुलाम बना कर रखा हुआ था, जबकि इसका ब्रिटेन में चल रहा था संसदीय पूरा, ये लोग एकदम संसदीय सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम से अपना देश को चला रहा था। जब इसका ये गवर्नर जाता है, जब यहाँ से इस्तीफा देकर, तो इसका जो विरोधी दल रहता वहाँ का संसद, उसका क्या नाम था, लॉर्ड वर्क। जब इसका विरोध वगैरह करता है तो उल्टा जो इसका दल वाला क्या करेगा, उसको और सम्मान दे देगा। ये हमेशा उससे होता आता है। देखिए मान की तलवार, उसको और सम्मान दे दिया गया। नहीं बहुत शानदार काम करके आए हो तुम। चलिए यह प्रथम गवर्नर जनरल है जिन पर महाभियोग लाया गया था। यह प्रथम जो बैरन हेस्टिंग है वो प्रथम गवर्नर जनरल है जिन पर महाभियोग लाया गया था। चलिए लॉर्ड विलियम विल्किंस ने भागवत गीता और हितोपदेश का भी अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। फिर जो नेक्स्ट आएगा गवर्नर वो होगा मैकफर्शन। देखते हैं मैकफर्शन के बारे में। 1785 से लेकर 1786 कार्यकाल रहा, और यह अस्थायी गवर्नर था। यह क्या था, अस्थायी गवर्नर जनरल था। इसने संपूर्ण भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य को 23 जिलों में विभक्त करके शासन किया था। बस इससे एक संबंधित क्या था, ये क्या किया, 23 क्या भाग बांट दिया था, 23 जिलों में विभक्त करके ये शासन किया था। बस इससे यही संबंधित है, एक महत्वपूर्ण बात। चलिए अब आएगा एक महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेकर 1793। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा गवर्नर जनरल। देखिए यह अस्थाई गवर्नर के रूप में नियुक्त हुआ था। यह अस्थाई गवर्नर के रूप में नियुक्त होता है, गवर्नर जनरल के रूप में। इसको भारत में सिविल सेवा का जनक माना गया है। तो भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है, कॉर्नवालिस को माना जाता है। और इसको भारत में पुलिस सेवा का भी जनक माना जाता है। देखिए पुलिस सेवा का भी माना जाता है। और भारतीय सिविल सेवा को क्या, इस्पात का चौखट कहा गया है। तो जो भारतीय सिविल सेवा को क्या कहा गया है, देखिए इस्पात का चौखट कहा गया, सॉरी चौखट नहीं, चौखट कहा गया। चलिए आगे देखते हैं कॉर्नवालिस से संबंधित। इसने न्यायिक प्रक्रिया को
क्या सरल बनाने के लिए कर्नवालिस कोड को लागू किया, जो पृथककरण विकेंद्रीकरण पर आधारित था। यहाँ क्या था, पावर को क्या डिसेंट्रलाइज किया गया, अलग अलग लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा दिया गया। अब इसके द्वारा जो किया गया था एक महत्वपूर्ण कार्य ये है अस्थाई बंदोबस्त 1793 में। इसका जनक लॉर्ड कर्नवालिस था। इस बंदोबस्त को जमींदारी या इस्तमरारी या विश्वदारी या सूर्यास्त कानून या परमानेंट सेटलमेंट भी कहा गया। तो देखिए अस्थाई बंदोबस्त को क्या क्या कहा गया, जमींदारी, इस्तमरारी या विश्वदारी या सूर्यास्त कानून और परमानेंट सेटलमेंट कहा गया। और साल के आखिरी दिन अर्थात साल के जो आखिरी दिन सूर्य डूबने के पहले लगान देना होता था, नहीं तो क्या होता था, जमींदार के जो था जमींदारी उसका नीलाम कर दिया जाता था। इसीलिए सूर्यास्त कानून भी इसे कहा गया। और देखिए इस व्यवस्था के अंतर्गत अब सरकार और किसान के बीच बिचौलिए के रूप में जमींदार को जन्म दे दिया गया। तो जो जमींदार कहाँ से आता, जो जमींदारी जो शुरू होता था यहीं से कर्नवालिस के द्वारा। तो सरकार और किसान के बीच, एक मिनट, तो देखिए क्या करता है, सरकार और किसान के बीच एक बिचौलिए का जन्म होता है, ये जमींदार को जन्म दिया। और यह लोग 89% टैक्स सरकार को देते थे और 11% इनके खर्च के लिए होता था। इस व्यवस्था को क्या, इस व्यवस्था से कृषक के अर्थात किसान लोग का काफ़ी बुरा क्षति हुआ और इसका क्या, इसका दशा काफ़ी दयनीय हो गया था। और यह सर्वप्रथम जो अस्थाई बंदोबस्त है ये सर्वप्रथम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया। और सर जॉन सोर के सहयोग से लॉर्ड कर्नवालिस ने 1793 में इस व्यवस्था को लागू किया था। तो सर जॉन सोर के सहयोग से लॉर्ड कर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त को शुरू किया था। नेक्स्ट देखते हैं सर जॉन सोर 1793 से लेकर 1798। जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल है कौन सा, सर जॉन सोर। चलिए, यह भू राजस्व प्रशासन के बहुत बड़े जानकार थे और उदारवादी प्रवृत्ति के थे। ये काफ़ी उदारवाद प्रवृत्ति के भी थे और भू राजस्व प्रशासन के बहुत बड़े जानकार थे। इसने तटस्थ अर्थात हस्तक्षेप की नीति लागू किया, अर्थात उसके अनुसार ये काम किया। इसमें कोई इधर उधर कुछ ज़्यादा नहीं किया, आराम से ये आया, ज़्यादा किसी साथ हस्तक्षेप नहीं किया, बीच में नहीं पड़ा। चलिए आगे देखते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। तो जो लॉर्ड वेलेस्ली उसका शासन कब से रहा, 1798 से लेकर 1805, 1798 से लेकर 1805। इसको बंगाल का शेर कहा जाता है। तो किसको बंगाल का शेर कहा जाता है, लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है। और सहायक संधि, तो लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि के लिए याद किया जाता है, जो सहायक संधि इसी के द्वारा लाया गया। तो देखिए, लेकिन जो डुप्ले को सहायक संधि का जनक माना जाता है, लेकिन देखा जाए जो सहायक संधि था ये डुप्ले के द्वारा किया गया था, लेकिन इसको विस्तारित जो रूप दिया गया था ये किसके, लॉर्ड वेलेस्ली इसको विस्तार और कर देता है, किसका, सहायक संधि को। अब देखिए सहायक संधि क्या होता है, तो उसको जानते हैं। देखिए सहायक संधि को लोकप्रिय बनाने का कार्य वेलेस्ली ने किया। कुछ विद्वानों के अनुसार सहायक संधि का जनक वेलेस्ली था। और इस संधि के अनुसार राज दरबार में एक अंग्रेज अधिकारी नियुक्त किया जाता था। किसके अनुसार, देखिए सहायक संधि क्या होता है, देखिए इस संधि के अनुसार राज दरबार में एक अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त किया जाता था और एक अंग्रेज सैन्य टुकड़ी भी नियुक्त किया जाता था। और इसका खर्च उसी राज को देना होता था जहाँ पे ये लोग जाएगा रहेगा। और संधि मानने वाला राज अधिकारी के अनुमति के बिना, और जो अधिकारी नियुक्त होता था अंग्रेज का, उसके अनुमति के बिना वो विदेशों से संपर्क स्थापित नहीं कर सकता था। इस प्रकार संधि शर्त के अनुसार आंतरिक एवं बाह्य नीति अर्थात विदेश नीति पर भी क्या पूर्ण नियंत्रण हो गया, किसका, अंग्रेज का हो गया था सहायक संधि के अनुसार। अब देखिए सहायक संधि पर सर्वप्रथम 1798 में हैदराबाद के निज़ाम ने हस्ताक्षर किया था और 1799 में तंजौर, 1801 में अवध, 1802 में पेशवा ने हस्ताक्षर किया। इसने सिविल सेवा में प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा क्या किया गया, देखिए
इसने सिविल सेवा में प्रशिक्षण, सिविल सेवा का क्या ट्रेनिंग के लिए कोलकाता में एक कॉलेज का भी स्थापना करता है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के आदेश पर इस कॉलेज को बंद कर दिया गया। चलिए अब हम लोग जो देखेंगे नेक्स्ट, फिर से आएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस 1800। यह प्रथम गवर्नर जनरल था जिसको दोबारा भारत बुलाया गया था। तो देखिए जो प्रथम गवर्नर पहले कौन था, लॉर्ड क्लाइव, जिसको दोबारा भारत बुलाया गया था 1765 जो संधि करने के लिए, 1765 से 67। लेकिन जो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसको दोबारा भारत बुलाया गया था, यह प्रथम गवर्नर जनरल है जिसकी मृत्यु भारत में हुई। नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल होगा वो सर जॉर्ज बार्लो 1805 से लेकर 1807। इसके समय में 1806 में मद्रास के समीप बेल्लोर नामक स्थान पर सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। माथे पर पगड़ी और तिलक लगाना था। तो देखिए माथे पर, ये देखिए इसमें क्या किया गया, देखिए 1806 में मद्रास के समीप बेल्लोर नामक स्थान पर सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। इससे ये संबंधित पॉइंट है एक सर जॉर्ज बार्लो से। इसमें क्या किया गया, देखिए माथे पर पगड़ी और तिलक लगाना तथा माथे पर पगड़ी तिलक लगाना तथा कानों में कुंडल नहीं धारण करने के लिए सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने क्या कर दिया, कुचल दिया। इसके समय में भारत में सर्वप्रथम सैनिक विद्रोह हुआ था। तो इसी समय जो बेल्लोर में हुआ था सैनिक विद्रोह, तो देखिए इसमें क्या था, पगड़ी पहनना, टीका लगाना, ये सब ये मना किया था। इसके इसी के विरोध में क्या करता सेना जो था, ये विद्रोह कर देता, क्योंकि भारतीय सेना इसमें शामिल था। तो देखा ये देखिए क्या भारत इन लोग के साथ क्या था, दिक्कत क्या था। देखिए भारत के देखिएगा इतिहास में ये समझ में आता है कि लोग को गुलाम बना रहा था, इतना कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब जैसे इसके धार्मिक मामला में अटैक कुछ करता था इसका क्या होता, धर्म जाग जाता था, तब इसको समझ में आता था कि हमको विरोध करना, बाकी इसको गुलाम बनाना कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तब क्यों देखा जाए तो जो तत्कालिक कारण था 1757 क्रांति पर रहेंगे, उसमें क्या धार्मिक वजह था, क्या शुगर का मीट, और बोलता था गाय का चर्बी, जो शुगर का मीट नहीं मतलब शुगर का चर्बी, गाय का चर्बी, उसमें कारतूस में जो दिया था एनफील्ड राइफल में। जब क्या धार्मिक मामले में जब ये लोग हस्तक्षेप करता था, तभी ये लोग का क्या दिमाग जगता, अरे यार क्या कर दिया। उतना दिन से इसको लगता था अरे समझ में नहीं आ रहा ये गुलाम बना रहा था, नहीं ठीक है चल रहा करेंगे। लेकिन जैसे इंटरफेयर किया धार्मिक मामला में, तब क्या ज़मीर जाग जाता था। यही सीखने को मिलता है। तो देखिए कानों में कुंडल नहीं धारण करने के लिए सैनिकों ने विद्रोह किया। इस विद्रोह को लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कुचल दिया और इसके समय में भारत में सर्वप्रथम सैनिक विद्रोह हुआ था। तो इसी समय में हुआ था, किसके समय में, किसके समय हम लोग देख रहे थे, एक मिनट बार्लो हम लोग देख रहे थे ना, लॉर्ड बार्लो था, बेल्लोर, सर जॉर्ज बार्लो 1805 से लेकर 1858। चलिए आगे देखते हैं। लॉर्ड मिंटो, तो देखिए फिर आएगा जो नेक्स्ट आएगा लॉर्ड मिंटो प्रथम। इसका समय 1807 से लेकर 1813। इसके समय में 1813 का अधिनियम लागू हुआ जिसका मुख्य प्रावधान निम्नलिखित है। तो देखिए 1813 का अधिनियम हम लोग पॉलिटी में भी देखेंगे। और इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। जो 1813 का अधिनियम आता है इसके अनुसार क्या होता है, अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो उससे पहले क्या था 1813 तक इसका पूरा एकाधिकार था, सारा व्यापार ये कौन ईस्ट इंडिया कंपनी करता था। लेकिन 1813 में क्या करता है, इसका जो एकाधिकार है ईस्ट इंडिया कंपनी का बस दो चीज़ के साथ बना रहा है, एक तो चीन के साथ व्यापार और दूसरा चाय का व्यापार, बस इस पर इसका एकाधिकार बना रहा। बाकी और भी यूरोपीय देशों के लिए खोल दिया गया था और भी अंग्रेज के लिए खोल दिया गया था 1813 में। तो इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था। और लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार अभी भी कंपनी ही कर सकता था, बस दो चीज़ इसके साथ था अभी भी। अब देखिए इस अधिनियम के द्वारा पहली बार शिक्षा पर खर्च के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। तो 1813 का अधिनियम के द्वारा जो भारत में प्रति वर्ष 1 लाख रुपया शिक्षा पे खर्च करना था इसके अनुसार। और इस अधिनियम के द्वारा पहली बार कानूनी रूप से ईसाई धर्म प्रचारक को
भारत आने की अनुमति भी दिया गया था। और इसके समय में लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय 1809 में अमृतसर की संधि हुआ और इसने मेलकम को अपना राजदूत बनाकर फारस भेजा था। तो चलिए, जो मिंटो प्रथम से संबंधित क्या था, 1813 का अधिनियम इसके समय में आया और 1809 में अमृतसर की संधि हुआ था। चलिए जल्द से जल्द देखेंगे, रिवीजन मोड है। फिर आता है लॉर्ड हेस्टिंग, जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल होगा लॉर्ड हेस्टिंग, और इसका कार्यकाल 1813 से लेकर 1823 होगा। चलिए आप लोग लाइक वगैरह कीजिए, शेयर कीजिए, थोड़ा पानी पी लेते हैं तब तक। देखिए, लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823, इसके समय में प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ, 1814 से लेकर 1816 हुआ था, जिसमें नेपाल पराजित हुआ और सुगौली की संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त हुआ। तो सुगौली की संधि के द्वारा क्या, कौन सा युद्ध समाप्त हुआ, आंग्ल नेपाल युद्ध। 1814 से 1816 चला और 1816 में क्या हो जाएगा, सुगौली की संधि के द्वारा यह समाप्त हो जाता है। और बूटाबल पर अधिकार को लेकर यह युद्ध हुआ था। एक बूटाबुल क्षेत्र है, उस पर अधिकार को लेकर यह युद्ध शुरू हुआ था। कौन सा युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध। और संधि शर्त के अनुसार सिक्किम, तराई का क्षेत्र और कुमाऊं गढ़वाल का क्षेत्र अंग्रेजों को मिला, लेकिन सर्वाधिक लाभ नेपाली लोग को अर्थात गोरखा को अपनी सेना में शामिल करना था। तो इसका जो क्या है, गोरखा लोग को ये अपने सेना में शामिल करना था। तो गोरखा काफ़ी वो लोग बहादुर सेना हुआ करते हैं। तो जिसका मेन देखा जाए जो सर्वाधिक जो लाभ हुआ था ये गोरखा रेजिमेंट का शामिल करके, क्योंकि गोरखा रेजिमेंट जो गोरखा जो सेना को शामिल किया गया था, इसके बदौलत कई युद्ध इसने जीता था अंग्रेजों ने। तो देखिए, इसको पिंडारियों का दमन का श्रेय और मराठों का दमन का श्रेय दिया जाता था। किसको, तो लॉर्ड हेस्टिंग को। तो इसको पिंडारियों का दमन का श्रेय और मराठों का दमन का श्रेय दिया जाता है लॉर्ड हार्डिंग को। कौन सा लॉर्ड देख रहे हैं, दिमाग से उतर जाए, हाँ लॉर्ड हेस्टिंग है ना। चलिए, लॉर्ड हेस्टिंग। और इसको पिंडारियों का दमन का श्रेय भी दिया जाता है और मराठा का दमन का दिया जाता है। और पिंडारियों लोग मथुरा के आसपास, तो देखिए पिंडारी लोग मथुरा के आसपास लूटपाट करते थे, जिनको फांसीगर भी कहा गया। पिंडारियों को क्या कहा गया, फांसीगर भी कहा गया। ये लोग क्या करता था, मथुरा के पास लूटपाट किया करता था। और इसके नेता मोहम्मद वालिस ने आत्महत्या कर लिया और चीतू को शेर खा गया और करीम खां को गोरखपुर में एक छोटा सा जमींदारी दे दिया गया। तो जो इससे संबंधित था पिंडारियों से, जो इसका प्रमुख नेता एक था इसमें समय, देखिए एक मोहम्मद वालिस ने आत्महत्या कर लेता है और उसमें एक चीतू जिसको शेर खा गया और करीम खां को गोरखपुर में एक छोटा सा जमींदारी दे दिया गया। और देखिए महलवाड़ी व्यवस्था, तो महल, इसमें देखिए महल का जो अर्थ होता है, महल का जो अर्थ होता है, महल का अर्थ शाब्दिक अर्थ समूह होता है। तो महल का जो शाब्दिक अर्थ होता है महलवाड़ी, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है समूह, अर्थात सामूहिक रूप से कृषि कार्य करते हुए सरकार को लगान अदा करना महलवाड़ी व्यवस्था कहलाता है। और जमींदारी व्यवस्था 19% भूभाग पर लागू किया गया था। तो जो जमींदारी व्यवस्था था 19% एरिया पे लागू किया गया था, जबकि यह व्यवस्था 30% भूमि पर लागू किया गया था। हॉल्ट मैकेंजी के सहयोग से यह लागू किया गया था। और सर्वप्रथम महलवाड़ी व्यवस्था संयुक्त प्रांत अवध, मध्य प्रांत, मध्य प्रदेश और पंजाब में लागू किया गया था। चलिए, अब जो हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट गवर्नर होगा वो लॉर्ड एम हर्स्ट, 1823 से लेकर 1828। और इसके समय में 3 महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख किया जाता है। तो लॉर्ड हेमहर्स्ट के समय में 1823 से लेकर 1828 के बीच इसका रहेगा समय, और इसके समय 3 जो महत्वपूर्ण घटना है उसका हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए करते हैं। प्रथम, तो देखिए प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से लेकर 1826 चला और बर्मा के जंगलों पर नियंत्रण करने के लिए और अपने क्षेत्र के विस्तार के लिए अंग्रेजों ने अभियान
क्या किया था, सफल किया था, सफल अभियान किया था। कब? 1824 से लेकर 1826, प्रथम आंग्ल बर्मा। ये तो पहला हो गया। दूसरा देखिए क्या है, हेमहस्त के समय में यांडबू की संधि, यांडबू की संधि 1826, संधि शर्त के अनुसार आराकोन, आराकोन, एक मिनट तो बड़ा हो जाए, देखिए यांडबू की संधि है 1826, संधि शर्त के अनुसार आराकोन और तीनासीरम, आराकोन और तीनासीरम नामक क्षेत्र अंग्रेजों को मिला। साथ ही संधि शर्त के अनुसार 50 लाख रुपए वसूल किया गया, जो उस समय में 1826 50 लाख रुपए कितना होता था। और इस प्रकार अंग्रेज बर्मा में भी प्रवेश कर गया। अब यहाँ से क्या हुआ, अंग्रेज अब बर्मा तक भी पहुंच गया। अब देखिए बैरकपुर का घेरा 1826 में, बैरकपुर का घेरा होता है और यहाँ के सैनिकों ने बर्मा जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार समुद्र की यात्रा करना पाप माना जाता था। और परिणाम स्वरूप सैनिकों की क्या, सैनिकों को दंडित किया गया। क्या उस समय बोला जाता था कि हिंदू धर्म के अनुसार कि अगर 7 समुंदर पार कीजिएगा तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा, कि नहीं 7 समुंदर पार करोगे नहीं तुम क्या देश दुनिया को जान पाओगे। यही सब कुछ कुछ खेला चल रहा था यहाँ के धार्मिक अनुसार। इंसान क्या था, जब धर्म की बात होता है इंसान का तार्किक विचार होता है वो समाप्त हो जाता है। गौर कीजिएगा कभी धार्मिक मामला ऐसा है, अगर आप कुछ आप किसी को सेंटिमेंट्स रिलेटेड धार्मिक मामला उसके उसका बहुत आहत हो जाता है, लेकिन तार्किक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको तर्क करने की शक्ति है तो आप क्या एक प्रगतिशील समाज की स्थापना कर सकते हैं। धार्मिक से बेहतर है कि आध्यात्मिक बनिए। आध्यात्मिक जो कोर वैल्यू है हमारे धर्म का वो आध्यात्मिक है, तो हमें आध्यात्मिक पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। देखिए परिणाम स्वरूप सैनिकों को दंडित किया गया और भरतपुर का घेरा 1826 में, यह राजस्थान में स्थित है। यहाँ के शासक भंडार सिंह पराजित हुए और अंग्रेजी सेना ने भरतपुर पर क्या नियंत्रित कर लिया। चलिए हो गया, हम लोग देख लें जो लास्ट था गवर्नर जनरल से संबंधित। अब आएगा भारत के गवर्नर जनरल 1833 से लेकर 1857। अब यहाँ से भारत का गवर्नर जनरल हो जाएगा। हम लोग ने क्या क्या देखा, तो देखिए पहले हम लोग कंप्लीट कर लिए गवर्नर के बारे में, देखे बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल कौन रहेगा। अब देखिए अब भारत का गवर्नर जनरल कौन रहेगा। तो टोटल है कितना, 1 2 3 4 5 6 7, चार टोटल 7 भारत का गवर्नर जनरल है। चलिए इसे भी देख लेते हैं। और फिर नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग देखेंगे, एक वीडियो में पूरा कंप्लीट वायसराय सारा देख लेंगे, फिर उसके बाद इससे क्वेश्चन जो होगा नेक्स्ट वीडियो में उसे देख लेंगे। तो देखिए 1833 के अधिनियम, 1833 के अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र बहुत अधिक विस्तार हो गया था और प्रमुख गवर्नर जनरल के उपलब्धियां का वर्णन किया गया है। तो देखिए प्रथम जो भारत का गवर्नर जनरल कौन बनता है, जो अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है 1828 लेकर 1835। फिर बनेगा चार्ल्स मेडकॉफ 1835 लेकर 1836 और लॉर्ड ऑकलैंड 1836 लेकर 1842, लॉर्ड एलनबरो 1842-1844, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 1844 लेकर 1848 और लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1856। डलहौजी नाम सुनते हैं रेल का याद आ जाता है। और देखिए लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में। 1828 से लेकर 1833 यह अब तक के गवर्नर जनरल में सबसे महत्वपूर्ण था। अब तक गवर्नर जनरल यह सबसे महत्वपूर्ण था। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग सबसे महत्वपूर्ण था, इसलिए सभी क्षेत्र में कार्य संपन्न किया था। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे प्रशासनिक कार्य इसने क्या क्या किया। तो यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। इसने हस्तक्षेप और अहस्तक्षेप दोनों नीति का पालन किया। इसने क्या
कोई कोई ऐसा ऐसा मुद्दा था, कोई उसके सामने जो चुनौतियाँ था, कुछ में ये तो क्या हस्तक्षेप किया, इंटरफेयर किया, कुछ में इंटरफेयर नहीं किया। तो दोनों किया इसने देखिए, यह 1828 से 1833 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा और 1833 से 1835 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। और इसने गारो और खांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, लेकिन जोधपुर, कोटा और बूंदी के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं किया था। तो यह क्या करता, जो हस्तक्षेप इंटरफेयर जो किया, ये गारो और खांसी को ब्रिटिश में मिला लिया, जबकि जो जोधपुर और कोटा और बूंदी का जो क्षेत्र था इसमें कोई इंटरफेयर नहीं किया। तो ये दोनों हिसाब से अपना शासन किया। अब देखिए सामाजिक कार्य इसने क्या किया, तो देखते हैं। सामाजिक कार्य हो गया, इस क्षेत्र में बेंटिंग ने सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया था। जैसे 1829 में अनुच्छेद 17 का प्रयोग करते हुए सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो सती प्रथा में क्या होता था, अगर किसी के अगर पति मर जाता तो उसको जलाया जाता था, उसको जिंदा जला दिया जाता था उस औरत को, यही सती प्रथा था। ये सब सारा धार्मिक खेल था, चल रहा था। चलिए, और यह कानून सर्वप्रथम बंगाल में लागू किया गया था, लेकिन 1830 में बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। तो सबसे पहले क्या इसमें संबंधित हो गया, 1829 में मतलब 1829 का क्या जो एक अनुच्छेद था 1833 के द्वारा, 1833 का अधिनियम के द्वारा, उस अनुच्छेद 33 के तहत ये इसको हटा दिया गया था। 1829 में क्या सती प्रथा को हटा दिया। बस याद रखिए 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया गया अनुच्छेद 17 के तहत। किसके समय, विलियम बेंटिक के द्वारा। अब देखिए, यह कानून सर्वप्रथम बंगाल में लागू किया गया था, लेकिन 1830 में बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। जो उसका क्षेत्र था वहाँ पे ये लागू कर दिया। और सती प्रथा को प्रतिबंधित कराने में भारत की तरफ से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका राजा राम मोहन राय ने निभाया था, महान व्यक्ति। चलिए आगे देखते हैं, राजा राम मोहन राय के द्वारा ये किया गया ये काम। आगे देखेंगे, और इसने 1830 में कानून बनाकर बाल हत्या को गैर कानूनी घोषित किया। और फिर क्या किया, 1830 में एक कानून बना दिया और बाल हत्या को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अब देखिए, राजपूत समाज में पुत्री के जन्म होने पर क्या उसकी हत्या कर दिया जाता था। तो राजपूत समाज में क्या होता था, पुत्री के जन्म होने पर उसकी हत्या कर दिया जाता था। बेंटिक के कर्नल सेलिमेन के सहयोग से, तो बेंटिक क्या किया, लॉर्ड बेंटिक ने कर्नल सेलिमेन के सहयोग से ठगी प्रथा का अंत कर दिया। जो ठगी प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया, किसके सहयोग से, देखिए सेलिमेन के सहयोग से। कौन, बेंटिक द्वारा। अब देखिए ये न्यायिक कार्य क्या क्या किया, न्यायिक कार्य से संबंधित देखते हैं। इसने कार्नवालिस द्वारा स्थापित अपीलीय न्यायालय को समाप्त कर दिया और संपूर्ण अधिकार जिलाधिकारी को सौंप दिया। और इसने 1835 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया और मैकाले के रिपोर्ट के अनुसार सभी न्यायालयों में फारसी भाषा के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग की अनुमति दे दिया गया। इससे हो गया संबंधित न्यायिक मामला से। अब हम लोग देखेंगे शिक्षा संबंधित कार्य। तो शिक्षा संबंधित इसने क्या क्या कार्य किया, तो देखिए इस समय शिक्षा को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था और कुछ विद्वान का क्या प्राचीन शिक्षा और कुछ पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। इसमें एक विवाद हो जाता है शिक्षा के अनुसार कि कैसा शिक्षा होना देना चाहिए भारतीय को। तो दो विवाद है, एक बोलता है कि जो प्राचीन शिक्षा देना चाहिए जिसके अनुसार क्या गुरुकुल वगैरह ये सब आएगा, और दूसरा आ जाएगा क्या पाश्चात्य वेस्टर्न एजुकेशन दिया जाए कुछ। फिर देखते हैं आगे। तो चलिए, भारतीय के साथ साथ अंग्रेजी। अब देखिए कुछ पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। जो प्राच्य शिक्षा में भारतीय के साथ साथ अंग्रेजी जेम्स प्रिंसेप और विल्सन ने भी विश्वास किया था, जबकि ट्रेवलियन, मैकाले और एलिफिस्टन ने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया था। तो दो गुट बढ़ गया। तो देखिए एक जो प्राचीन शिक्षा को बोला देना चाहिए भारत में,
जो जिसमें क्या था, देखिए जेम्स प्रिंसेप और विल्सन था, जबकि और जिसे हो गया ट्रेवलियर हो गया, मैकाले हो गया और एलिफिंस्टन हो गया, ये बोला नहीं अंग्रेजी शिक्षा का ये लोग समर्थन किया था, पाश्चात्य पाश्चात्य शिक्षा का। आगे देखें, भारतीयों में राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी शिक्षा प्राच्य शिक्षा का समर्थन किया था और बेंटिंग ने लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जिसके रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा में सुधार किया गया। निस्संदन का सिद्धांत, देखिए संदन का जो फिल्टराइजेशन, इसी को कहा जाता है फिल्टराइजेशन का सिद्धांत। देखिए इस सिद्धांत के अंतर्गत यह क्या सिद्धांत था, तो देखिए इस सिद्धांत के अंतर्गत मैकाले ने यह प्रस्ताव दिया कि उच्च वर्ग के लोग को शिक्षा दिया जाए और उनसे छन कर शिक्षा निम्न के पास चला जाएगा, निम्न लोगों के पास पहुंच जाएगा। और लॉर्ड मैकाले के रिपोर्ट के आधार पर 1835 ईस्वी में अंग्रेजी शिक्षा को शिक्षा का माध्यम बना दिया गया। जो था ये निस्संदन शिक्षा था, जो फिल्टराइजेशन शिक्षा, इसके अनुसार क्या किए, जो समाज को जो उच्च वर्ग है उसको शिक्षा दीजिए और जो शिक्षा उससे जाएगा नीचे लोग, तो देखा जाए क्या ये तो और ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, यही इसका और ज़्यादा खाई बन गया। जो शिक्षा से देखा जाता हर चीज़ में देखा जाता क्या हुआ, वो उसके बांटा के शुरू से ही है, चाहे प्राचीन इतिहास से देखिए आते आते मध्यकालीन भारत से लेके देखिए आधुनिक भारत में भी क्या गैप ही तो बन रहा था। वही सब चीज़ को वो करने के लिए बहुत सारा चीज़ ऐसा किया जा रहा है सरकार के द्वारा, जो उसको बढ़ावा दिया जाता है लोगों को। अगर शुरू से हर एक क्षेत्र को हर एक लोग अगर ध्यान दिया जाता तो ये एक चीज़ क्या होता, नहीं हो पाता। तो ये फिल्टराइजेशन क्या जो उस समाज का जो उच्च वर्ग है उसको शिक्षा दीजिए, तो जो समाज का उच्च वर्ग है वो हमेशा उच्च ही रह गया, जो नीचे था हमेशा नीचे ही रह गया। चलिए आगे देखेंगे। हाँ, शिक्षा दिया जाए और उनसे छन कर शिक्षा निम्न वर्ग के लोगों तक पहुंच जाएगा। और लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट के आधार पर 1835 ईस्वी में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बना दिया गया और 1835 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया गया। और उसी समय देखिए एक रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो रैयत का शाब्दिक अर्थ है क्या, किसान होता है। यह व्यवस्था सीधे सरकार और किसानों से जुड़ा होता था जिसमें बिचौलिया को स्थान नहीं दिया गया था। यह व्यवस्था 51% भूभाग पर लागू किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। सर टॉमस मुनरो ने 1792 मद्रास के वारामहल के क्षेत्र में इस व्यवस्था को लागू किया था, रैयत व्यवस्था को, कहा मद्रास। लेकिन विलियम वेंटिक के समय इसका विस्तार किया गया था और बिनगेट और मार्टिन बर्ड के सहयोग से इसे लागू किया गया था। किसे, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो था। और एलिफिंस्टन के सहयोग से मुंबई में भी इसको लागू किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसान जब तक लगान अदा करते थे उनको भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता था। जैसे लगान नहीं देगा उसको बेदखल कर दिया जाएगा। यह व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास, असम और बम्बई में लागू किया गया था। रैयत व्यवस्था कहाँ किया गया था, बंगाल में किया गया था। किसका, जमींदारी व्यवस्था जो था, तो मद्रास, असम और बम्बई में ये लागू किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। रैयत किया गया था 1833 का अधिनियम। तो देखिए 1833 का अधिनियम, इस अधिनियम का मुख्य प्रावधान निम्नलिखित है। अब हम लोग देखेंगे 1833 का अधिनियम। तो इस अधिनियम का मुख्य प्रावधान निम्नलिखित है। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया और इस अधिनियम के द्वारा 1833 में विधि आयोग का गठन किया गया। लॉ कमीशन 1833 में इसका गठन किया गया था। और इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब 1833 के तहत भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा। इस अधिनियम के द्वारा रूप, रंग, जाति, स्थान के आधार पर भेदभाव को समाप्त किया गया। चलिए
इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ, 1833 के अधिनियम के द्वारा क्या हुआ, रंग रूप जाति स्थान के आधार पर भेदभाव को समाप्त किया गया। तो चलिए यहाँ से कुछ कुछ सही सही काम होने लगा कुछ कुछ। फिर आता चार्ल्स मेडकॉफ 1835 लेकर 1836। यह भारत के संदर्भ में थोड़ा उदारवादी क्या था, एक गवर्नर जनरल था। इसने 1835 में भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध को हटा दिया गया और स्वतंत्रता प्रदान किया गया। जो प्रेस को जो लगाया गया था कानून कि बहुत ज़्यादा उसको प्रेस को क्या सेपरेट कर दिया गया था, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया था बहुत सा प्रेस पे। तो इसीलिए चार्ल्स मेडकॉफ क्या कर कुछ थोड़ा सा क्या करता है, उसको थोड़ा स्वतंत्र कर देता है प्रेस को। तो चार्ल्स मेडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो चार्ल्स मेडकॉफ को भारतीय प्रेस को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। और भारत के लोग खुश होकर कोलकाता में इनके नाम पर मेडकॉफ हॉल का निर्माण कराया और इसने मुगल कालीन सिक्का को प्रतिबंधित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से सिक्का को जारी किया। ये हो गया मेडकॉफ से संबंधित कुछ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। अब हम लोग देखेंगे लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में। तो देखिए लॉर्ड ऑकलैंड 1836 लेकर 1842, इसके समय में रणजीत सिंह, शाहशुजा और अंग्रेजों के बीच त्रिदलीय संधि हुआ था और आंग्ल अफगान युद्ध। और ये यही संधि के अनुसार क्या होता, जो ये इसको दे देता क्या, कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को, जो दिलीप सिंह के द्वारा ब्रिटेन चल जाता है। देखिए आंग्ल अफगान युद्ध 1839 लेकर 1842 में। इस युद्ध का मुख्य कारण रूस की बढ़ती हुई शक्ति को रोकना था और इस युद्ध में अंग्रेज पराजित हो गए, इसलिए ऑकलैंड को वापस बुला लिया गया। चलिए फिर आता है एलनबरो। एलनबरो, तो एलनबरो के समय क्या होता है, देखिए इसका 1832 से 1842 लेकर 1844 रहेगा और इसके समय में जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है समाप्त हुआ था। तो लॉर्ड एलनबरो के समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ और 1833 में संधि का क्या, सिंध का विलय हुआ। सिंध का विलय कर लिया 1843 में, सिंध का विलय किया गया और सिंध विलय का श्रेय चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। महत्वपूर्ण है, सिंध विलय का जो श्रेय दिया जाता है किसे, चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। और 1844 में इसने कानून बनाकर दास प्रथा को समाप्त कर दिया। किसने, एलनबरो। तो एलनबरो से एक संबंधित क्या हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका ये दास प्रथा को समाप्त किया गया किसे, एलनबरो के समय में 1844। फिर आता है नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल आएगा भारत का, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 1844 1848। इसके समय में प्रथम आंग्ल सिख 1845-1846 युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेज विजयी रहे और इसने 1844 में कानून बनाकर नरबली प्रथा को समाप्त कर दिया। तो इसके समय लॉर्ड हार्डिंग प्रथा के समय क्या होता है, तो देखिए प्रथम क्या आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1845-46 में और इसी के समय 1844 में कानून बनाकर नरबली क्या प्रथा को समाप्त कर दिया गया। और जो नरबली प्रथा खोंड नामक जनजाति में प्रचलित था। जो खोंड नामक जनजाति है, ट्राइबल्स, उसमें ये क्या एक प्रचलित था। सबका अपना अपना कोई धार्मिक मामला होता है, झूठ फूस का जो कुछ वो मान रहा है, आदमी का जान ले रहा है, ये नरबली में, तो इसको क्या है, उसको हटाया गया। अंग्रेज आए कुछ, तो देखिए भले यहाँ पे राज किया बहुत अंग्रेज, लेकिन क्या कुछ कुछ जो हमारे समाज में उसको क्या कुछ कुछ समाज में कुछ बुराइयाँ था, क्या यहाँ के लोगों के सहयोग से उसको हटाना पड़ा, उसको क्या उस पर काम किया, उसको सुधार किया, जैसे सती प्रथा हो गया, नरबली प्रथा हो गया और भी बाल विवाह कुछ कुछ, ये सब कानून के उसी समय में आया। बहुत सारा कानून क्या उसी अंग्रेज के समय में तो आया है, जो अभी भी बहुत सारा कानून उसको फॉलो किया जा रहा है। तो चलिए अच्छाई पे किसी का थोड़ी ना कॉपीराइट होता है, जो अच्छा करेगा वो हमेशा रहेगा उसका चीज़। अब आएगा लॉर्ड डलहौजी 1848 लेकर 1856। चलिए लॉर्ड डलहौजी 1848 लेकर 1856। अब तक के गवर्नर जनरल या आने वाले वायसराय में सबसे अधिक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति लॉर्ड डलहौजी था। इसके कार्यों का वर्णन देखते हैं कि क्या क्या किया लॉर्ड डलहौजी। तो देखिए प्रशासनिक कार्य, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रशासनिक कार्य। इसने प्रशासन के क्षेत्र में कई कार्य संपन्न किया। तो देखते हैं कौन कौन सा कार्य है। देखिए पहला देखिए द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, एक मिनट, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1848 लेकर 1852। इस युद्ध में अंग्रेज विजय हुए और बर्मा का क्षेत्र तथा
पीगू को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तो लॉर्ड डलहौजी के समय में क्या होता है, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1848 लेकर 1852 में हुआ, और इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए और बर्मा का क्षेत्र तथा पीगू को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। इसने यूसुफ हुकर और डॉक्टर कैंपवेल के साथ सिक्किम वासियों के द्वारा दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाकर सिक्किम को भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। चलिए, और इसी के समय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, और 1849 में पंजाब को भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यह किसके समय में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के समय में। अब देखिए विलय का सिद्धांत, जो डलहौजी जो सबसे ज़्यादा जो जाना जाता है विलय का सिद्धांत। तो विलय का सिद्धांत क्या है, देखिए लॉर्ड डलहौजी की सबसे अधिक आलोचना विलय के सिद्धांत के लिए किया जाता है, जिसे गोद लेने वाले प्रथा का निषेध या राज अपहरण की नीति, व्यापगत की नीति या राज्यलय नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स कहा जाता है। और इस नीति के अंतर्गत अगर किसी राज के पास अपना वास्तविक पुत्र नहीं था, उसको राज से वंचित कर दिया जाता था, और ब्रिटिश साम्राज्य में उस राज को मिला लिया जाता था। अगर किसी का अगर मान लीजिए कि किसी राज, उसका जो संबंधित जो राज था उस समय, इसका जो सपोर्टर सहायक जो संबंधित इसका राज था ब्रिटिश का, जिसको सपोर्ट ये लोग करता था, इसका वो लोग भी इसको सपोर्ट कर रहा था। इसके अनुसार क्या होता था, उस राज्य में अगर कोई वास्तविक उसका शासक का पुत्र नहीं है, मान लीजिए कोई राजकुमार नहीं है, उसका बेटा बेटी नहीं है, तो उसको क्या करता, उसका ये राज अपने में मिला लेता था, मतलब उसको हटा कर खुद ही अपने अंदर पूरा सब राज को ले लेता था। यही था डॉक्ट्रिन ऑफ स्लेव्स। तो यही सब होता था क्या, तो बहुत सब विरोध करेगा सब राजा महाराजा। देखिए सर्वप्रथम सतारा को विलय सिद्धांत के अंतर्गत मिलाया गया था। तो सर्वप्रथम जो सतारा है उसको मिलाया गया था किसके, विलय सिद्धांत के अंतर्गत। और 1849 में जैतपुर और सांभल, 1850 में बाघाट, 1852 में उदयपुर और 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर को मिला लिया गया इसी के अनुसार। और 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में अवध को भी मिला लेता है। चलिए सार्वजनिक कार्य देखते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी के समय में सार्वजनिक कार्य क्या क्या किया गया। सार्वजनिक कार्य, इसने 1853 में लोक सेवा विभाग की स्थापना किया था। तो 1853 में लोक सेवा विभाग की स्थापना किया था डलहौजी ने, और इसने 1853 में भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राम सेवा शुरू किया था। तो देखिए लोक सेवा विभाग, टेलीग्राम भी शुरू किया गया, और भारत में सर्वप्रथम कोलकाता से आगरा के बीच टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत किया गया था। जो टेलीग्राम की जो शुरुआत किया गया था 1853 में सर्वप्रथम कहाँ, ये किसके द्वारा, देखिए इसके द्वारा भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राम को शुरू किया गया था। और भारत में सर्वप्रथम कोलकाता से आगरा के बीच टेलीग्राम सेवा शुरू किया। टेलीग्राम आजकल वाला टेलीग्राम नहीं, जो हम लोग टेलीग्राम चैनल पे बनाते हैं, चैनल वगैरह जो चैट वगैरह किया जाता है, दूसरा टेलीग्राम है, वहाँ सब भेजा जाता था। चलिए इसने टेलीग्राफ सेवा विभाग की स्थापना कोलकाता में किया, और ओसेंथनेसी को इसका अध्यक्ष बनाया। ओसेंथनेसी को इसका अध्यक्ष बनाया, किसका, टेलीग्राम जो विभाग था इसका। चलिए इसे भारत में डाक सेवा का जनक भी माना जाता था। रेल, डाक, पत्र सब इसी को माना जाता है। और डाक विभाग अधिनियम के द्वारा, तो डाक विभाग अधिनियम के द्वारा 2 पैसे की दर पर पत्र को भेजने की व्यवस्था किया गया था। 2 पैसा में क्या कीजिए, अपना मैसेज सेंड कर दीजिए, पत्र को सेंड कर दीजिए। उसमें व्हाट्सएप नहीं था। और देखिए डलहौजी डाक टिकट का जनक, देखो डलहौजी डाक टिकट का जनक भी भारत में माना जाता। चलिए इसने कराची से डाक टिकट के प्रचलन का शुभारंभ किया। और भारत में लॉर्ड डलहौजी रेलवे का जनक, तो आप लोग जानते होंगे रेलवे का जनक माना जाता किसे, डलहौजी को। और भारत में सर्वप्रथम 1853 में बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तक यह रेल चलाया गया था, जो सर्वप्रथम। तो भारत में सर्वप्रथम 1853 में बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तक यह रेल चलाया गया था। और भारत में मद्रास में रेलवे परिचालन को सर्वप्रथम शुरू करना था। देखा जाए तो भारत में जो रेल शुरू करना था ये तो मद्रास में करना था, लेकिन शुरू किया क्या कहाँ, मुंबई में। तो भारत में मद्रास में रेलवे परिचालन को सर्वप्रथम शुरू करना था, लेकिन यह महाराष्ट्र में शुरू हुआ।
इसने सिंधु, सुल्तान और कावेरी नामक 3 इंजन का प्रयोग किया गया था। तो इसमें जो इंजन था इस रेलवे में कौन कौन सा था? इसका नाम था सिंधु, एक का नाम था सुल्तान, एक का नाम था कावेरी नामक 3 इंजन लगाया गया था इस रेल में। और ब्लैक ब्यूटी देखिए, फिर क्या क्या देखिए, और इस रेल का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी था। और जो रेल था उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। और इंजन क्या था? इंजन का नाम था सिंधु, सुल्तान और कावेरी। और ब्लैक ब्यूटी नाम था किसका? कोयला से चलता था। चलिए, ब्लैक ब्यूटी रेल का। इसने 1854 में सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किया था। सार्वजनिक निर्माण विभाग, PWD। चलिए, वाणिज्य व्यापार। इसने वाणिज्य व्यापार के विकास के लिए कराची, बम्बई के बंदरगाह को आधुनिकीकरण करके व्यापार के लिए खोल दिया। और इसी के समय में गंगा नहर और सोन नहर को सिंचाई व्यवस्था के लिए खोल दिया गया था। बहुत सारा समय इसके समय में काम किया गया डलहौजी के समय। देखिए, अब शिक्षा संबंधित कार्य अब हम लोग देखेंगे। लॉर्ड डलहौजी से शिक्षा संबंधित क्या क्या कार्य है, चलिए उसके बारे में देखते हैं। काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है, कोई बात नहीं। इसने लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए 1854 में चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग का गठन किया था। तो देखिए क्या क्या इसने लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए 1854 में चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग का गठन किया। और इसने अपनी रिपोर्ट में उच्च शिक्षा को प्राथमिकता दिया, जिसको क्या कहा? देखो, वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। 1854 में वुड डिस्पैच, तो वुड डिस्पैच को क्या भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया, महाअधिकार पत्र। और 1853 के अधिनियम के द्वारा भारत में सर्वप्रथम प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति की व्यवस्था किया गया था। ये महत्वपूर्ण है। देखिए, जो भारत में क्या था, जो भी पद था, पद वगैरह, अब वो क्या पहले तो नॉमिनेट किया जाता था अंग्रेज द्वारा, लेकिन अब कहा कि नहीं, अब क्या होगा, जो भी अधिकारी लोग बनेगा, कोई जो कुछ भी, अब उसको क्या प्रतियोगिता परीक्षा देना पड़ेगा। ये 1853 में ये प्रावधान किया गया था। और विश्व में सर्वप्रथम चीन में प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुआ था। तो चीन है, सबसे पहले शुरू किया था चीन ये प्रतियोगिता परीक्षा का, तो इसी को जनक माना जाता। देखिए, आधुनिक काल में प्रासा में सर्वप्रथम प्रतियोगिता परीक्षा का प्रारंभ हुआ था। अब है, हम लोग देख लिए पूरा लॉर्ड डलहौजी समय पूरा जो था भारत का गवर्नर जनरल। अब हम लोग देखेंगे भारत के वायसराय के बारे में। ठीक है, चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, यहीं तक रहने देंगे। बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर हम लोग देखा था बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। आज हम लोग 3 पूरा देख लिए। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो भारत का पूरे वायसराय के बारे में हम लोग देखेंगे। फिर अगले वीडियो में जो पूरा लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन होगा, बंगाल का गवर्नर जनरल और बंगाल का वायसराय, जो भारत का वायसराय है और भारत का गवर्नर जनरल से संबंधित सारा क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगे जरूर आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।